Good evening, Kumud. Good evening, Manasvi Sood. So well, let us start the class. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई थिंक फेब्रवरी करंट अफेयर्स वी कंप्लीटेड एंड हम लोगों ने मार्च करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था, करेक्ट? तो आज हमारा जो टारगेट है क्लास का वो है मार्च करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड उससे पहले फेब्रवरी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड आई थिंक होप यू ऑल आर रेडी. So should I ask some questions related to February current affairs? Sir. Okay, thank you. So चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन सेशन एंड आई थिंक भूमि गुप्ता, ब्रह्मजोत कौर, ग्रेसी, ईशा, जीतू, ईशान, क्षितिज, कुमुद, लव्य मल्होत्रा, मनस्वी, निष्ठा, रिया शर्मा, सुहानी बत्रा, वैभवी, यश, all these students are ready. So okay, so my first question of February current affairs. In last class I discussed with you some mock drills and especially I mentioned hand in hand. So I am asking this question hand in hand. Riya Sharma and Suhani Batra, could you please tell me कि ये hand in hand mock drill हमने किस country के साथ इसको conduct किया था? Okay, so well, यश, लव्या, सुहानी बत्रा एंड क्षितिज भी आई थिंक आंसर दे रहा है. ग्रेसी, चाइना के साथ हमने इसको कंडक्ट किया था हैंड इन हैंड एंड जिसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय इस मॉकड्रिल को हमने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद वैसे एवरी ईयर का प्रोग्राम था ये, लेकिन चाइना को ज्यादा ये मॉकड्रिल्स ना अच्छी नहीं लगती और उसने कहा कि नहीं बस अब हम लोग ना थोड़ा सा बोर हो गए, फेडअप हो गए, ये मॉकड्रिल मॉकड्रिल अब ओरिजिनल वाली खेलते हैं आपके साथ. एंड आफ्टर दैट वो डोकलाम इशू हुआ व्हेन मोदी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, डन है. अच्छा, उसके अलावा मैंने ये हमने टॉपिक इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की थी आपसे यूएई के साथ. सो यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ जीतू एंड करुणा, जीतू एंड क्षितिज से क्वेश्चन है ये मेरा कि जीतू हमने ये यूएई के साथ कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, मॉक ड्रिल. उस मॉक ड्रिल का नाम मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे. So all the students are in silent mode. इट मीन्स कि आप लोगों ने शायद आपको याद नहीं होगा कि उस एक्सरसाइज का क्या नाम था. लव्या अगर बताए, ग्रेसी, मनस्वी सूद, एनी आइडिया? एंड वेयर इज सांध्या? Sir, it is the Desert Flag 8. हाँ यस, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 करके ये एक्सरसाइज थी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, करेक्ट है. वैसे यूएई की कैपिटल आप लोगों को पता है ना कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई? आबू धाबी, राइट? सो द कैपिटल ऑफ यूएई इज आबू धाबी. कुछ इंपॉर्टेंट ना कैपिटल्स भी थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेना. वैसे मैं क्लास में ही सब कुछ कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े और काफी सारी चीजें आपको एग्जाम में इन्हीं से मिल जाए. चलो ठीक है, डन है. आफ्टर दैट आई आज सेंट्रल एक्साइज डे, जब हमने एक्साइज ड्यूटी को स्पेशली डिस्कस किया था, सेंट्रल एक्साइज डे, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम लव्या मल्होत्रा एंड परिधि कालरा से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. यस, एंड वैभवी कैन ऑल्सो गिव द आंसर. यस वैभवी. Okay, so 24th February. Okay, so Riya Sharma and other students giving the answer. Sir, it is 24th of February. Every year we celebrate Central Excise Day. Correct है, very good. एंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है एंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. चलो ठीक है, वेरी गुड. नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम क्षितिज एंड ग्रेसी एंड ईशा गोगर. आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का विनर फरवरी में कौन था? सो अनुभव, क्षितिज, इकजोत सिंह, लव्या एंड अंश एंड मनस्वी सूद all are giving answer. सुहानी बत्रा also. सर ऑस्ट्रेलिया is the answer. Okay, very good. Yes, correct है. ऑस्ट्रेलिया won and Australia beat South Africa
to lift ICC Women's T20 World Cup Trophy 2023. करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड में आप सिर्फ मेरे को सिर्फ इतना बता दो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को दिया गया? एंड ब्रह्मजोत कौर से मेरा ये क्वेश्चन है, एंड ईशान राणा से, एंड परिधि कालरा। ओके, आलिया आलिया भट्ट। ओके, बट आई थिंक राइट आंसर इज रेखा, बिकॉज आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, एंड इट इज फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, राइट? राइट अनुभव। सो द आंसर इज रेखा, राइट? अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आलिया भट्ट को दे दोगे तो तुम तो उसका करियर ही खत्म कर दोगे। अभी तो इसने और बहुत हिट मूवीज देनी है बॉलीवुड को, करेक्ट? ओके, वैसे रियल में प्रेज हुई थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, और बहुत ही डिसेंट एक्टिंग आलिया भट्ट ने की इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आप मेरे को ये बताओ, बाफ्टा अवार्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम सारा एंड यश एंड तरन्नुम से मेरा क्वेश्चन है ये। प्लीज टेल मी दैट बाफ्टा अवार्ड किस कंट्री से रिलेटेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? Okay, so a student started to give the answer, and Lavya and other students giving answer that it is related to Britain. Yes, British Academy Film, Television and Arts, and Austin Butler को ये अवार्ड मिला। वेरी गुड स्टूडेंट्स, करेक्ट है। एंड किस मूवी के लिए मिला वो भी हम छोड़ सकते हैं। बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, एंड ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं अंश एंड साक्षी अग्रवाल एंड जतिन कपूर से। द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, आई डिस्कस विद यू इन लास्ट क्लास दैट हमारा जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसका एक नया प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुआ है। सो हु इज द न्यू प्रेसिडेंट? यस, विदिता बजाज। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्टेड टू गिव द आंसर, परिधि कालरा, लव्या। कुछ स्टूडेंट को तो मैं ऑलवेज चैट सेक्शन पे देखता हूँ, बिल्कुल एकदम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर, और से पता लगता है कि वो कितना सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और कितना सिंसियरली क्लास को लिसन करते हैं, और शायद मुझे लगता है बाद में रिवाइज भी कर रहे हैं। वैसे इसमें ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आप लोग ये भी चेक करना, विहान परूथी से भी मेरा ये है कहना कि जब आप लोग क्लास अगर नहीं भी अटेंड कर रहे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के बाद जब मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं तो आप ये चेक करा करो कि मेरे क्वेश्चन पूछते ही आपको क्लिक करा या नहीं करा, क्योंकि मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप नोटबुक पे बिना देखे मुझे आंसर बता रहे हो, होप, राइट? सो आईपैड से पूछ लेते हैं। आईपैड आई थिंक डिड नॉट अटेंड लास्ट क्लास, आई थिंक ही इज आर्यन, बिकॉज इसने स्पेशली मेरे को बोला था सर मैं ही आईपैड हूँ। सो वेल आर्यन, प्लीज टेल मी दैट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि एक ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप का नाम आप बता सकते हो? पासपोर्ट से रिलेटेड था वो ऐप। ओके, सो मनस्वी सूद, ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज क्रेजी टू गिव द आंसर। वेरी गुड लव्या, यस करेक्ट है, एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन ऐप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड का, उसका आंसर था आयुष्मान खुराना। बट आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? हिती, सुरभि एंड विहान परूथी से मेरा क्वेश्चन है ये। यस, सो साक्षी शर्मा ने आंसर दिया है सर, इट इज इन न्यूयॉर्क। ओके, सो न्यूयॉर्क ये राइट आंसर है मनस्वी। ओके, मनस्वी, इकजोत, क्षितिज, विहान, यश एंड सुरभि, ऑल स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर कि यस सर करेक्ट है, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, और कौन उसको सरपास करके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बनेगा? तो आई एम आस्किंग द टू नेम्स, प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट एंड हु इज गोइंग टू टेक ओवर the presidentship of World Bank. So I'm asking this question from Zia, Ayush Gupta, Abil, and Sakshi Sharma. But yes, Vihan Pruthi is giving the answer. I feel very happy क्योंकि विहान को मैंने पिछली कुछ क्लासेस में देखा नहीं है,
एंड ठीक है, हिती आपका आंसर. सो डेविड मेलपास करंट, राइट, एंड अजय बंगा विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड होप आप लोगों को ये सब पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है. बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है ये. पता नहीं मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा था. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, करेक्ट, वॉशिंगटन डीसी. 1945, और मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया था. एंड वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट. सो जानवी खुराना से मेरा क्वेश्चन है. हमने डिस्कस शायद किया नहीं था, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया. 10 ईयर का क्वेश्चन है. कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF को ट्विन सिस्टर कहा जाता है, और इनका जो नाम है वो बड़ा फेमस है. मैं बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा. ब्रेटन ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन. ब्रेटन वुड एक जगह है जहां पे दोनों का ओरिजिन हुआ था, तो इसीलिए इनको उस प्लेस के नाम के अकॉर्डिंग, उस नेम के अकॉर्डिंग इसको ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक एंड IMF को. तो प्लीज राइट इट डाउन. दृष्टि, विदिता बजाज, आर्यन, ईशु, भूमि, प्लीज इसको राइट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे. ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF. That's all about our revision session. Thank you very much for participating very sincerely in this session, always in the class. Thank you so much. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. वेल, ब्रेटन, मनस्वी, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन. चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने मार्च करंट अफेयर्स को, आज कंप्लीट करते हैं. मार्च करंट अफेयर्स में भी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हमने ज्यादा डिस्कस करा नहीं था वैसे. जस्ट वी स्टार्टेड मार्च करंट अफेयर्स. तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मार्च करंट अफेयर्स से, अगर आप लोग बता पाए. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था शायद LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. 4 to 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मार्च के, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, भूमि खन्ना एंड जिया से एंड युक्ति से. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ईयर क्या था जब ये स्टैब्लिश हुई? एंड मनस्वी, रिपीट करना है, किस चीज को रिपीट करना है, प्लीज टेल मी. ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन को रिपीट करना है, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन मेरा ये है कि LIC का ओरिजिन कब हुआ? सो वेल, लव्या ने सिर्फ आंसर दिया है. क्षितिज, जानवी, ओके, जानवी खुराना, अदर स्टूडेंट आल्सो गिविंग आंसर. यस, 1956 वाज द ईयर व्हेन LIC केम इनटू बीइंग. एंड हम लोगों ने आजादी के बाद LIC का ओरिजिन किया था. क्योंकि उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी इंडिपेंडेंस से पहले, उन सबको हमने मर्ज कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. करेक्ट है, वेरी गुड. अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी था कि एक सिप्री ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, उसका हेडक्वार्टर बस आप बता दो मेरे को. मिस्टर गुलाटी एंड सौरभ एंड निहारिका से मेरा क्वेश्चन है, सिप्री का हेडक्वार्टर आप बता सकते हो कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री, जिसमें हमने वेपन्स की डिटेल डिस्कस की थी. कौन सा कंपनी एक्सपोर्टर, कौन सा इंपोर्टर, कौन सा कंट्री, और इंडिया सबसे ज्यादा वेपन्स कहां से इंपोर्ट करता है? सिप्री वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका सर्वे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. ओके, सो भूमि खन्ना एंड क्षितिज एंड जानवी ने आंसर दिया है कि सर, क्षितिज ने बोला रशिया. नहीं नहीं, सिप्री जो है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन. वेरी गुड एवरीवन. यस, नॉट रशिया, नॉट अमेरिका, अनुभव, करेक्ट. सो थैंक यू. सो दिस इज ऑल अबाउट मार्च. चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं मार्च करंट अफेयर्स. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Please mute. Okay.
मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, अगर आपने किसी ने अनम्यूट करना हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन, राइट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मार्च करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पहले तो ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें सॉरी ये मार्च करंट अफेयर्स, राइट? सो यस, हम लोगों ने मार्च करंट अफेयर्स में ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एलआईसी के ऊपर एक फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछा था। उसके बाद मैंने आपसे ऑस्कर और लिटरेसी जो सर्वे हुआ था वो आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें बिहार सबसे कम लिटरेसी, केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94% के साथ, एंड बिहार ओनली 8%, करेक्ट? एंड फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा डे से रिलेटेड था, जैसे 14 मार्च मैथमेटिक्स डे इंटरनेशनल, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, और एनआरआई डे तो हम पढ़ पढ़ के पक गए कि एनआरआई डे 9 जनवरी, ठीक है? उसके बाद अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज ऑफ मार्च करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज क्लास, बिम्स्टेक। मैंने अभी तक आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस की। वैसे आपको पता है टोटल 109 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सार्क है, आसियान, G8, G20, G15 एंड ब्रिक्स, एपेक, ओपेक, बिम्स्टेक, राइट? और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उसमें हम टारगेट करेंगे उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारे 6 मंथ्स के रेंज में आएंगी, और उन्हीं के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो जैसे अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन मार्च में न्यूज में आ गई, बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक क्या है, क्यों न्यूज में थी? तो न्यूज में तो ये इसलिए थी कि हमारे एक मिनिस्टर है राजकुमार सिंह, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो रेगुलर मीटिंग होती है ना एनुअली, तो ठीक है, इम्पोर्टेंट, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इसको इसलिए चूज किया आपके लिए कि मैं आपके साथ बिम्स्टेक को डिस्कस कर सकूं कि बिम्स्टेक क्या है, क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज में थी, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है। खैर, ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअली मीटिंग थी और ऑनलाइन मीटिंग थी, जैसे हम अभी आपके साथ मीटिंग ले रहे हैं उसी तरह से आप देख सकते हो। ये इंडिया का फ्लैग आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इंडिया के मिनिस्टर जो हैं ये बैठे हुए हैं, राम कुमार सिंह। तो खैर, हमें राम कुमार सिंह से ज्यादा मतलब नहीं है, और कहाँ पे हुई, मेनली बैंकॉक से होता है ना, जैसे जूम मीटिंग का आईडी पासवर्ड किसने बनाया, तो बैंकॉक ने बनाया, बाकी सबने ज्वाइन किया, तो लीव इट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो काम की बात क्या है कि बिम्स्टेक क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि असल में बिम्स्टेक जो था ना, वो शुरू में 5 कंट्रीज का एक ग्रुप था, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप था बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या थी, तो बी का मतलब क्या है, बांग्लादेश, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एम स्टैंड्स फॉर म्यांमार, देन श्रीलंका एंड थाईलैंड, करेक्ट? तो अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप था ये। और फिर उसके बाद अगर आगे देखें ई और सी, और पहले ये भी देख लो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश कब हुआ, 1997 में, करेक्ट? अच्छा, अब बात यह है कि ई और सी का क्या मतलब था। ई और सी का मतलब अगर आप देखोगे तो वो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो क्या हुआ कि बाद में 2004 में 2 कंट्रीज और ऐड हो गए, नेपाल और भूटान। अब जब नेपाल और भूटान ऐड हुए तो भूटान ने बोला कि सर मैं बिम्स्टेक मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा नाम डालो। अब इंडिया चूंकि इस ग्रुप का बिग बॉस है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कंट्री इंडिया ही है। अब आप देखो ना, बांग्लादेश की, पार्डन माय लैंग्वेज, बट अदर, अगर मैं ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है बांग्लादेश। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, है ना, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, शायद आपने नाम सुना होगा, बर्मा। और बर्मा की कैपिटल थी रंगून, राइट? रंगून बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, शायद आपने ये बॉलीवुड का सॉन्ग कभी सुना हो। तो बर्मा का नया नया नाम बन गया म्यांमार, और रंगून से कैपिटल आज चेंज होकर बन गई, जो आज कैपिटल है म्यांमार की, वो आप लोगों को बिल्कुल सूट करती है। और वो कैपिटल क्या है, नई पई तौ। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बोलते हो ना नई पता, तो उसकी कैपिटल भी यही है, नई पई तौ, राइट? सो म्यांमार छोटा कंट्री है, बर्मा था पहले, तो इंडिया का पार्टी था, अंग्रेजों ने उसको अलग किया। अब ये सब छोटे छोटे चिल्लर कंट्री हैं हमारे सामने। भूटान और नेपाल को भी हमने बोला, इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया। अब ये दोनों मानते तो है ही हिंदुस्तान को बड़ा भाई, तो भूटान ने कहा भैया मेरा नाम डालो।
तो इंडिया ने कहा ये है तो आपका नाम, बी स्टैंड्स फॉर भूटान। तो उसने कहा भैया देखो धोखा मत करो, ये बी का मतलब बांग्लादेश होता है, मेरा नाम डालो इसमें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, उन्हें कैसे पता लगेगा नेपाल और भूटान भी है, हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो यार फिर नाम ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब कितने बी डालेंगे और एन डालेंगे तो एक्रोनिम गड़बड़ा जाएगा। तो देखो फिर कितना स्मार्टली इसका नाम चेंज कर दिया। तो अब कर दिया बे ऑफ बंगाल, बी स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव कर दिया, एम से मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, और बाकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज इट इज कर दिया। तो नेपाल भूटान को इंडिया ने कहा कि देखो भाई ठीक है, अब किसी का नाम नहीं, अब तो खुश। तो नेपाल भूटान ने कहा हाँ भैया अब ठीक है, क्योंकि या तो हमारा भी नाम डालो अदरवाइज सबका हटाओ। तो फिर इंडिया ने सबके नाम हटा दिए और इसको एक्रोनिम बना दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सिंपल सी बात यह है कि ये वो कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल को टचिंग 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 है। जैसे आप समझ गए ना, ये इंडिया का मैप है और ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हम सबको पता ही है। और इधर जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा अरेबियन सी, है ना, ऐसी तो है इंडिया के मैप के दोनों तरफ। तो ये बे ऑफ बंगाल से जो भी टचिंग टचिंग कंट्री है उनका एक ग्रुप था। तो इंडिया ने का दिमाग चला और इंडिया ने इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव रख दिया। तो खैर मेरा पर्पस बस ये बताना था आपको कि बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या क्या पॉइंट है इसमें फिर से देख लेते हैं। 97 में इसका ओरिजिन हुआ, पॉइंट नंबर 1। पहले कितने कंट्री थे? पहले थे 1 2 3 4 5 कंट्री, और उन 5 कंट्रीज के नाम आप देख ही रहे हो यहाँ पर। नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान बाद में ऐड हुए, और जब ये ऐड हुए तो इनका नाम फिर रख दिया गया इस ग्रुप का, ये करेक्ट। और क्यों न्यूज में? अभी इसकी एक एनुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई, उस वजह से ये न्यूज में था। तो होप क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई पॉइंट जो इसमें ना समझ में आया हो प्लीज मेरे से पूछ लो, और अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट न्यूज पर आगे चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलें, मूव करें नेक्स्ट पर। अच्छा, एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि बैंकॉक, थाईलैंड मनस्वी। सो थाईलैंड से, बैंकॉक से जो है ये मीटिंग वर्चुअली स्टार्ट हुई, यानी वो उसका प्रेसिडेंट होगा उस मीटिंग का। कौन? थाईलैंड कंट्री, करेक्ट मनस्वी? ओके ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सो होप मेरे ख्याल से अबिल, अंश, अनुभव, भूमि गुप्ता एंड बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है वो देखते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर आप मेरे से ये पूछो कि सर ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने G20 हमें पढ़ा दी, आपने हमें ब्रिक्स के बारे में बताया, आज आप बिम्स्टेक को कवर कर रहे हो, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी क्यों? तो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ ये जो शुरुआत है ना, आपको पता है ये शुरुआत कब हुई? 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये जितने भी कंट्रीज है ना, स्पेशली यूरोप के कंट्रीज, इन लोगों का ना दिमाग चला और इनको लगा कि यार क्या करा हमने, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, सबका लॉस हुआ। अगर कोई कंट्री जीता भी तो वो भी जीत किस काम की? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जीते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनकी इकोनॉमी भी चौपट हो गई। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। अभी अगर 10 बजे पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो ना, वॉर हमारी, तो 10:30 तक, आधे घंटे में पाकिस्तान मैप से गायब है। हमारी एक मिसाइल अग्नि 1 पूरे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए कैपेबल है, आपको पता है ये बात। लेकिन फिर चाइना बीच में आएगा और चाइना के लिए हम आधे घंटे का गेम है, और 10:30 बजे चाइना अगर अपनी पर आ जाए तो शायद 11 बजे हम गायब हैं। तो फिर हम सोचते हैं चलो छोड़ो, रहने दो, क्या करना, छोटा भाई है अपना पाकिस्तान। क्योंकि हमें बस अगर एक ही डर है कि अगर हमने, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो चाइना इसके फेवर में आएगा, और हमारे फेवर में फिर रशिया आएगा, और हो सकता है वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। अगर चलो कोई भी बीच में ना आए और इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दे, तो फिर भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने से आप जीत भले ही जाओ, वो छोटा कंट्री भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी इकोनॉमी भी 1-2 साल पीछे हट जाती है, क्योंकि आपके भी तो लॉस होते हैं ना जब आप अपने वेपन्स को यूज करते हो। अब ये अग्नि 2 मिसाइल
कोई ऐसे दिवाली के पटाखे तो है नहीं कि आपने 150 रुपए के चला दिए पड़ोसी के गेट पर। अगर आपने कोई एक मिसाइल यूज करी तो कितने बिलियन डॉलर की वो मिसाइल होगी, तो उतना तो इकोनॉमी का लॉस आपको हुआ ही। तो हुआ क्या, यूरोप की कंट्रीज ने ये डिसाइड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब हम आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। ये जो राजकुमार रंजन है ना, ये राजकुमार रंजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एसोसिएटेड है। तो जब हमारी कोई मिनिस्टेरियल मीटिंग होती है तो हम किसी भी मिनिस्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो जयशंकर आपको पता है हमारे सीनियर मोस्ट आईएएस हैं, और उनको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनवाइट करा कि आप बन जाओ फॉरेन मिनिस्टर। सुषमा स्वराज थी पहले, तो उनकी डेथ के बाद सेकंड जब टेन्योर आया एनडीए गवर्नमेंट का तो जयशंकर जी को बुलाया। तो जैसे अगर कोई हमारा मेन मिनिस्टर अगर बिजी है तो फिर हम किसी सबॉर्डिनेट मिनिस्टर को प्रमोट कर देते कि आप जाके मीटिंग अटेंड कर लो या आप इस मीटिंग में बैठ जाना। करेक्ट। अच्छा, तो इसलिए राजकुमार सिंह हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है भूमि, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यूरोप के कुछ कंट्रीज ने मिलकर ये सोचा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और अब हम आपस में मिल के खेलेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी मैं अपना सामान आपकी मार्केट में भेजूंगा, आप मेरी मार्केट में भेजना, और अब हम मिल के खेलेंगे एफटीए। एफटीए तो बात है कि एफटीए क्या होता है, ये बड़ा इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है। एफटीए स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको नोटबुक पे नोट कर लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जैसे इंडिया ने अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर है, हमने मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग किया और हमने भेजा जर्मनी की मार्केट में, तो जर्मनी ने अपने मार्केट में आने से पहले इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई। अब जर्मनी ने कोई चेयर बनाई और वो इंडिया की मार्केट में भेज रहा है, तो हमने भी उसके प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूरोप के कुछ कंट्री ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ईईसी, और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया कहां पे, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, राइट। सो ब्रुसेल्स में बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर बना। और इसमें टोटल शुरू में 10 कंट्री ऐड हुए, और इन लोगों ने मिलके ये भी प्लान किया कि हम आपस में अपनी एक मॉनेटरी करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सबकी करेंसी अलग है, मेरी पौंड, उनकी पाउंड स्टर्लिन, किसी की डॉलर, किसी की लीरा, किसी की येन, किसी की वॉन। तो कहने यार बड़ा सरदर्द हो जाएगा बिजनेस करने में, क्यों ना हम अपनी करेंसी सब बंद करके एक करेंसी, कॉमन एक करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो तब एक नई करेंसी का जन्म हुआ जिसका नाम आपने अब सुना होगा, यूरो। तो इन कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक करेंसी अडॉप्ट कर ली। यूरोप में टोटल 50+ कंट्रीज हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज को ये फंडा जचा नहीं, उन्हें लगा कि हम अपनी करेंसी क्यों डीमोनेटाइज करें। तो जो एग्री थे वो खाली 10 कंट्रीज थे, और तब इन्होंने इस ग्रुप को बनाया, और बाद में इस ग्रुप का नाम पड़ गया यूरोपीय यूनियन, अगर आपने ईयू सुना हो। तो इस तरह से 1991 में इस ग्रुप का नाम पड़ा ईयू, जबकि इसका ओरिजिन हुआ था 1958 में। और करते 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 इसमें 17 मेंबर और जुड़ गए, और आज हो गए लमसम 27, और अभी 28 कंट्री लमसम इसमें मेंबर हैं यूरोप के, सबकी करेंसी है यूरो। तो ये उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया। तो अब जितनी भी कंट्रीज ग्रुप बनाती हैं, जैसे क्वाड है ना, जैसे बिम्स्टेक, जैसे ब्रिक्स, तो इनकी मेन थीम क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कुछ प्रोडक्ट्स को ये डिजाइन कर लेते हैं कि ये 5 प्रोडक्ट्स सर मैं भेजूंगा, आप टैक्स मत लगाना, आप ये 5 प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ भेजना, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेस पर ये सारी ग्रुप्स बनते हैं। तो मैंने अभी तक आपको G20, मैंने आपको ब्रिक्स, बिम्स्टेक आज हमने कवर अप किया, क्वाड मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इन सब का बेस क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना। करेक्ट। तो आई थिंक होप आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, ये कल हमने न्यूज कवर अप कर ली थी सिप्री, और मेरे ख्याल से अब कोई डिस्कशन का पॉइंट इसमें नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हिंदुस्तान ने 11% अपना बजट कम किया परचेज करने में, तब भी हम फर्स्ट नंबर पर हैं। यानी देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम 100 रुपए के वेपन्स खरीदते थे, हमने 89 रुपीज के खरीदने शुरू करे, 11 रुपए हमने कम खरीदे वेपन्स, तब भी हम टॉप पर है। तो इसका मतलब इंडिया कितने वेपन्स परचेज कर रहा है,
पता नहीं कहाँ चलाएंगे हम, लेकिन ठीक है। हम लोग टॉप पर हैं, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके इन्फोग्राफिक्स हमने देख लिए थे। इंडिया 11% के साथ पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है, इतने परचेज करता है इंडिया, इंपोर्ट करता है। और इंडिया का सबसे फेवरेट शॉप कौन सी है जहां पे इंडिया जाके मॉल में डिस्काउंट इंडिया को मिलता होगा? रशिया से हम वेपन्स परचेज करते हैं। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, करेक्ट। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। थर्ड हमारी नेक्स्ट न्यूज है मार्च करंट अफेयर्स की। और ये क्वेश्चन मैं, एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को इससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन मैं किससे पूछूं? पूछ लेते हैं ग्रेसी से, मिस्टर गुलाटी से, एंड रिया शर्मा से पूछ लेते हैं। अभी हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसकी जो ओथ है, जैसे जब ये बनी होंगी तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको ओथ हमारा प्रेसिडेंट दिलवाता है। इनको ओथ कौन, इनकी ओथ सेरेमनी को कौन कंडक्ट करता है? तो सौरभ, अगर सुहानी एंड सौरभ भी आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके, सो अंश ने आंसर दिया है गवर्नर, लव्य ने आंसर दिया है सीजेआई, और बाकी स्टूडेंट अभी साइलेंट मोड पर हैं जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। एंड सुरभि ने आंसर दिया है गवर्नर। अच्छा, अब ये गवर्नर कौन सा गवर्नर है? स्टेट गवर्नर्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की आप बात कर रहे हैं? रिया शर्मा ने बोला सीजेआई। अच्छा ठीक है। सौरभ ने बोला है कि सर डू नॉट नो। ओके, थैंक यू सौरभ कि आपने रिप्लाई किया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड सौरभ। एंड यस, एनी अदर स्टूडेंट? और आई पैड, मिस्टर आर्यन ने बोला सीजीआई। ठीक है। देखो, अगर आप लोग में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं गवर्नर, तो गवर्नर को लेके फिर कंफ्यूजन है कि कौन से गवर्नर की, आरबीआई या स्टेट। और अगर आप बोल रहे हो स्टेट, तो स्टेट में तो 28 स्टेट्स गवर्नर है। ये आपस में भिड़ जाएंगे, नहीं मैं दिलवाऊंगा ओथ, वो कहेगा जी मैं दिलवाऊंगा, बिहार वाला कहेगा मैं जाऊंगा ओथ सेरेमनी में। तो खैर गवर्नर का तो कोई रोल नहीं, क्योंकि गवर्नर तो बहुत छोटी पोस्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मिस्टर आर्यन ने, लव्या ने एंड एक दो स्टूडेंट्स ने शायद और आंसर दिया। तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, यानी डी वाई चंद्रचूड़। अगर आज कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो डी वाई चंद्रचूड़ उसको ओथ दिलवाएंगे, करेक्ट। अच्छा, तो फिर इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा, आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, क्योंकि जब बात प्रेसिडेंट की आई है तो हम कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यस। सो क्वेश्चन है मेरा क्षितिज से एंड उज्जवल से, क्वेश्चन पूछ लेते हैं उज्जवल एंड युक्ति से। जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनका टेन्योर 5 इयर्स है। अगर इनको बीच में रिजाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको हैंड ओवर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, या लोकसभा स्पीकर? तो दैट इज माय क्वेश्चन। और विहान परूथी एंड यश आईफोन भी इसका आंसर दे सकते हैं। मींस रेजिग्नेशन ये किसको हैंड ओवर करेंगे? तो कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है वाइस प्रेसिडेंट, एंड एक स्टूडेंट लिखा है लोकसभा स्पीकर। अच्छा, अनुभव ने भी लिखा है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, चेक करते हैं। लव्या, उज्जवल सब लिख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। बड़ा फेमस 10 ईयर का क्वेश्चन है। एंड क्लैट और एनएलयू की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है आप में से, एंड बीजेएमसी में भी क्वेश्चन आया एक दो बार, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो लोकसभा स्पीकर थ्रू वाइस प्रेसिडेंट। आईपैड का आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक है, इन्होंने दो ऑप्शंस कवर अप कर लिए कि गुरुजी जो श्रद्धा हो वो उठा लेना आप। लोकसभा स्पीकर थ्रू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाया फरीदाबाद होते हुए करनाल रोड, जीटी करनाल रोड से निकलते हुए। तो खैर आईपैड, ये आंसर तो बिल्कुल गलत है आपका। या तो लोकसभा स्पीकर होगा या वाइस प्रेसिडेंट। ये लोकसभा स्पीकर थ्रू वाइस प्रेसिडेंट तो कोई आंसर नहीं है। खैर इसका राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, ओथ सेरेमनी सीजीआई कंडक्ट करता है। इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल सिस्टम है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ओथ सेरेमनी कंडक्ट करी सीजीआई ने, लेकिन रेजिग्नेशन दिया वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, डन है, वेरी गुड। 5 इयर्स के लिए इसका टेन्योर होता है, और इसके जो इलेक्शन है वो होते हैं इनडायरेक्ट। हम लोग
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे एमपी एंड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी एंड एमएलए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पॉलिटी की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। फिलहाल अभी अपने करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं। तो हमने क्यों द्रौपदी मुर्मू को डिस्कस किया अपनी क्लास में, हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी, सिर्फ इसीलिए कि द्रौपदी मुर्मू ने एक मिशन लॉन्च किया अभी करंट अफेयर्स में, और ये मिशन क्या है वो आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट मुर्मू टू लॉन्च कैच द रेन 2023 कैंपेन। कैच द रेन 2023 कैंपेन सिंपल इतनी सी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन के वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है, पानी बचाओ। वो कहते हैं ना कि जल है तो कल है ना। मैंने कई जगह साइन बोर्ड पे लिखा हुआ देखा कि अगर आपने जल को आज अच्छे से नहीं सेव करके रखा तो आने वाले टाइम में आप समझ जाओ कि कितनी इंपॉर्टेंस है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बहुत टाइम पहले की बात है, तो मेरे डैडी ने एक बार मेरे को बोला, कहने लगे कि एक टाइम आएगा जब पानी भी बिकेगा। तो मैंने अपने डैडी को ऐसे ही देखा, मैंने कहा यार ये कुछ भी बोल देते हैं। अब मेरे डैडी इस समय आईएएस थे, तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में कई बार डिस्कस डिस्कस होता रहता था इन बातों के ऊपर। तो अब मिनिस्टर्स जो हैं, ये जितने सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं, ये आने वाला 25-30 ईयर्स की क्या प्लानिंग कंट्री की होगी उसके ऊपर आज से ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो खैर फिर बाद में जब ये हुआ और बिस्लरी मार्केट में आई, और आज तो आप देखो मेरे ख्याल से मिनरल वाटर ही बिकता है, और टैप से तो वाटर पीने वाले हालात भी नहीं रहे। तो बिल्कुल बात सच हुई कि आने वाले टाइम में आप देखो और क्या क्राइसिस होंगे वाटर को लेकर। तो उसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया कैच द रेन 2023 कैंपेन। करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर। एक सर्वे हुआ है डेमोक्रेसी को लेकर, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था अनुभव और दिया अरोड़ा से, या आप में से कोई और भी अगर बताना चाहे, क्या आप में से किसी ने वोट डाला है अभी तक? ऑपरेशन कावेरी, इंडिया ब्रिंग्स बैक अनदर बैच 229 पीपल फ्रॉम सूडान। यस करेक्ट है ना। तो ऑपरेशन कावेरी देखो हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। सो अभी आप लोगों को चीजें थोड़ा सा, अब अगर आप न्यूज चैनल्स पे न्यूज सुनोगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आती है, क्योंकि जब आप क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे होते हो चीजों को लेकर, तो ऑपरेशन कावेरी की बड़ी प्रेज हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एकदम जिसे कहते हैं ना रेडी है अपने लोगों को सेव कर रहे हैं। जब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो किस तरह से इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले अपने इंडियंस को रेस्क्यू किया। और आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था यूक्रेन में, और पाकिस्तान के लोग इंडिया फ्लैग लेके चलते थे, क्योंकि जिसके हाथ में इंडिया का फ्लैग होता था ना उसका रेस्क्यू हो जाता था जल्दी से, और उसको उस कंट्री से बाहर निकाल के कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता था, फिर वहां से इंडियन फ्लाइट आती थी। तो अगर आपको यूक्रेन से बाहर निकलना है, ये मैंने सुने इंटरव्यू कि अगर आपको यूक्रेन से बाहर निकलना है तो इंडिया का फ्लैग लेके खड़े हो जाओ। तो कई सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट वो इंडियन स्टूडेंट बताते थे कि मेरा एक दोस्त वो परेशान था, मैंने उसे बोला यार तू इंडिया का फ्लैग पकड़ और खड़ा हो जा, देख तेरा रेस्क्यू जल्दी हो जाएगा मेरे साथ। तो वो बताता है कि मैंने अपने साथ कई सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट को रेस्क्यू किया, तो उनका भी स्टेटमेंट था कि हाँ इंडिया की वजह से हमारा रेस्क्यू हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट है रेडमी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने वोट तो डाला ही होगा, आप लोगों के वोटर आईडी अगर बन चुके हों अभी कुछ स्टूडेंट्स के, बट मनस्वी ने कहा अच्छा ठीक है, अपने पेरेंट्स की आईडी में, ओके ठीक है। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट के शायद वोटर आईडी भी नहीं बने। ठीक है, अगर आपके नहीं बने तो मैं आपको बता दूं, असल में एक सर्वे हुआ है अभी, और ये है बेस्ट डेमोक्रेसी कौन से कंट्री की है। अभी सर्वे क्या है, अब आप इसे ऐसे समझ लो कि जैसे आपको पता होगा, अब पता नहीं आपने तो ये टाइम नहीं देखा होगा, मैंने ये टाइम भी देखा है। अभी तो ईवीएम मशीन है ना, अब जब आपके वोटर कार्ड बनेंगे तो आप जाओगे बूथ पे और आप ऐसे बटन प्रेस करोगे और एक आवाज आएगी टी, यानी आपका वोट डल गया। बड़ा सिंपल है। पहले आपको पता है बैलेट पेपर होते थे, और बैलेट पेपर पे आपको ना ठप्पा लगाना होता था, और वो बैलेट पेपर भी ऐसे होता था, एक पेपर होता था उसमें अलग अलग पार्टी के चुनाव चिन्ह होते थे। अब जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, अब पता चला एक अम्मा जी आई 90 ईयर्स की, अब उनको तो पता नहीं, अब ये जितने कार्यकर्ता बाहर खड़े होते हैं ये प्रमोट करते हैं, अम्मा जी कमल पे लगाना, कमल 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 पे ठप्पा मारना है।
वो एक कांग्रेस वाला कह रहा अम्मा जी हाथ हाथ पे लगा देना ठप्पा। अब अम्मा जी अंदर पहुंची पर्दे के पीछे और कह रही बेटा कहाँ ठप्पा लगाना है। पता चला इधर कमल है और इधर हाथ है, उन्होंने बीच में ठप्पा मार दिया ठक। तो यानी कि वोट खराब, तो आधा कमल पे आधा हाथ पे, इसका मतलब वोट खराब, कैंसिल। तो बैलेट पेपर के टाइम में बड़ी वोटें कैंसिल होती थी, अभी ईवीएम में वोटें कैंसिल होना कम हो गया क्योंकि सीधा बटन दबाना है आपको। ये फायदा हुआ ईवीएम का। दूसरा क्या होता था, मुझे तो अभी तक ये याद है, बिहार बिहार में जब वोट डलते थे तो बैलेट बॉक्स होते थे, तो 5 बज के वोट खत्म, पता चला बिहार में किसी मंत्री के गुंडे आए, जीप से उतरे, फ्रेश बैलेट बॉक्स लेकर आए हैं घर से, जिसपे उसी मिनिस्टर के सारे ठप्पे हैं। वो बॉक्स रखा और जो वोट वाला बॉक्स था जो सुबह से शाम रखा हुआ था वो उठा के अपनी जीप में डाला और ले गए। इसे बोलते थे बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चर हो गया। और इस तरह से धांधली होती थी बैलेट बॉक्स में। फिर उसके बाद ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन ने काफी सारी धांधली कम कर दी। लेकिन फिर भी आप देखो, बड़ी शॉकिंग बात है कि इंडिया की रैंक 108 है, जबकि हम तो अपनी डेमोक्रेसी की बड़ी तारीफें करते हैं, हर जगह बताते हैं कि यार इंडिया की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम 108 पर है, इतना अच्छा अभी सिस्टम हो चुका है हमारे यहाँ पर, तो डेनमार्क में कितनी कितनी ऑनेस्टी होगी। ये बड़े ऑनेस्ट कंट्री है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इतने ऑनेस्ट कंट्री हैं। कहते हैं कि मैंने इनके सर्वे पढ़े कि अगर आप कहीं जा रहे हो ना और आपकी जेब से 1 लाख रुपए गिर गया, डेनमार्क की बात बता रहा हूं आपको, तो जिस बंदे को वो पैसे मिलेंगे ना वो ढूंढता है कि किसके पैसे है। बताओ हमारे यहाँ इतना टाइम है किसी के पास? हम कहते हैं प्रभु कृपा, आज हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, देखो 1 लाख रुपए मिल गए। तो इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है हम बंदे को ढूंढे। और इसके कंट्री के लोग, अगर आप नहीं मिले कि किसके पैसे हैं, तो ये कंट्री को हैंड ओवर कर देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसे नेशनल इंटरेस्ट में यूज कर लो। क्यों? ये मेरे को मिले थे सड़क पर, इतने ईमानदार, ऑनेस्टी में टॉप 5 पे ये कंट्री रहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेडली ऑनेस्ट कंट्री। तो कभी आपका मन करे कि आपको कहीं बसना है जाकर इन फ्यूचर, तो यूरोप की इन 5 कंट्रीज में जाके बस जाना, कभी आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी 8 नंबर पर है। एक सर्वे हुआ, और ये सर्वे करवाया किसने, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये एक इंस्टीट्यूट है वी डैम, जिसने सर्वे किया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन। तो देखो कितनी डेवलप कंट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े सर्वे करवाती हैं। ये वी डैम इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर स्वीडन, और इसने सर्वे किया। तो खैर हमें थोड़ी मायूसी हुई अपनी रैंक सुनकर, लेकिन हाँ हमें ये खुशी हुई कि चलो थैंक गॉड, कम से कम पाकिस्तान से तो ऊपर है। पाकिस्तान की रैंक है 110। हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हम तो बस इतना ही मानते हैं लव्या कि पाकिस्तान से अगर हम ऊपर हैं तो बस हम तो जीत गए। बाकी डेनमार्क 1 पर हो, फिनलैंड 2 पर हो, हमें कोई मतलब नहीं, इनका कंपटीशन भले ही चलता रहे, हमारा कंपटीशन तो बस एक ही कंट्री से है, और उज्जवल वो कौन है? पाकिस्तान, राइट वैभवी, विहान? सो पाकिस्तान की रैंक 110, हम 108, डेनमार्क टॉप पे, और सर्वे किया वी डैम ने। तो डेमोक्रेसी मतलब बड़ा नीट एंड क्लीन सिस्टम है, अच्छे से इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर डेमोक्रेसी रन करती है, कोई बीच में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते। तो कई सारे उसमें पॉइंट्स पे सर्वे हुआ। खैर, तो मेरे ख्याल से आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये चार्ट है, और देखो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें इंडिया इन कंट्रीज से ऊपर है, तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया। तो इंडिया वे बिलो कंट्रीज, द कंट्रीज रैंक वे बिलो कंट्रीज सच एज इन कंट्रीज से, राइट? तो इंडिया की रैंक खराब हुई है वैसे, क्योंकि पहले अगर आप देखो तो 100th रैंक थी, और अभी हम 108 पर आ गए इस सर्वे में 2023 में। चलो खैर ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। यस, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो अभी तक। क्लियर है सारे पॉइंट्स? विहान, यश, युक्ति, रेडमी, सुहानी, सौरभ, क्षितिज, साक्षी, सारा, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो कि क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सुरभि, थैंक यू यश, एंड थैंक यू इकजोत, थैंक यू क्षितिज। ओके, थैंक यू विहान, थैंक यू सौरभ। ठीक है, तो मूव कर सकते हैं, परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, थैंक यू। चलो अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू ईशान।
ठीक है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अनुभव कुछ पूछना चाह रहे हो आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बारे में? तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो, अगर कोई पॉइंट आपको समझना है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। और क्लियर है पॉइंट? रैंक तो अभी हमने डिस्कस कर ली, बस हमें खाली इतना याद रखना है कि इंडिया की रैंक 108 है और डेनमार्क ने उसमें फर्स्ट नंबर पे, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में डेनमार्क टॉप पर है, राइट। और वी डैम एक इंस्टीट्यूट है जिसने सर्वे किया, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। ओके, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज ये है कि अभी ना एक हमारा स्टेट है, फेमस स्टेट, और ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है मेघालय। तो मेघालय में अभी इलेक्शन हुए थे और बीजेपी ने कोalition किया हुआ था कुछ पार्टीज के साथ, और फाइनली वो पार्टियां, वो सब, यानी बीजेपी का ग्रुप उसमें जीत गया। सो कोनार्ड संगमा मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इस स्टेट में टोटल सीट्स हैं 60 असेंबली की, 60 असेंबली सीट्स हैं। तो अगर 60 सीट्स हैं तो इसका मतलब जीत हमारे, हम कैसे मेजर करते हैं कि जिस पार्टी ने 31 सीट्स ले ली, जिसके 31 एमएलए आ जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये विनिंग पार्टी है ना। तो कोनार्ड जो है संगमा अभी हमारे मेघालय के नए सीएम बने। खैर, ये तो रही करंट की बात। अब मैं इससे रिलेटेड दो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, तो फिर से चलते हैं हम, देखते हैं पार्टिसिपेंट कौन कौन है। ईशु भारद्वाज से पूछा जा सकता है। जीतू ने आज पता नहीं क्लास अटेंड करी है नहीं करी, और जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करते वो सुन रहे होंगे लेक्चर। दृष्टि से, धृति धृति से पूछ लेते हैं, और दिया अरोड़ा से। मेघालय की कैपिटल बता सकते हो आप तीनों में से कोई? बाकी और स्टूडेंट अगर चाहे तो आंसर दे सकते हैं। द कैपिटल ऑफ मेघालय। ओके, सो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि सर इम्फॉल भी एक स्टूडेंट ने दिया है, बाकी ज्यादातर स्टूडेंट दे रहे हैं शिलोंग। ओके, ठीक है। वैसे आंसर इसका शिलोंग ही है। लव्या, धृति एंड मनस्वी सूद एंड अदर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। एंड साक्षी शर्मा, वेरी गुड। वैसे इम्फॉल जो है वो मणिपुर की कैपिटल है, राइट। तो शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल है। मेघालय, मेघों का, द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघों का घर है ना, क्लाउड्स का होम, इसीलिए मेघालय। संधि विच्छेद अगर इसकी करूँ तो बहुत सुंदर है मेघालय भी। सेवन सिस्टर के काफी सारे स्टेट्स, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मेघालय थोड़ा मैप पे आपका कमांड होना चाहिए। तो मैं भी आपको मैप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेघालय कितने स्टेट्स को टच करता है? आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? एक जोत से मेरा क्वेश्चन है, एक जोत, ब्रह्म जोत। और मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कशिश से कि मेघालय, इंडिया का ये स्टेट, अपने आसपास के पड़ोस के कितने राज्यों को, हाउ मेनी स्टेट्स द बाउंड्री ऑफ मेघालय इज टचिंग? दैट इज माय क्वेश्चन। साक्षी शर्मा, कशिश और लव्या को, पहली बात तो वेरी गुड कि इन्होंने मेरा क्वेश्चन समझ लिया जल्दी से और आंसर भी देना शुरू कर दिया। तो लव्या ने बोला है 4, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं 3। और उज्जवल ने कहा सर ओनली 1 स्टेट। उज्जवल ये कहना चाह रहा है कि सर मैं तो गया भी हुआ हूँ और मुझे पता है कि वो खाली एक स्टेट को टच करता है। ओके, एक जोत का आंसर है 3। तो ठीक है, देखते हैं। हमने इस करंट अफेयर्स के साथ साथ दो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। तो कशिश एंड रिया शर्मा ने भी 3-3 बोला है। ठीक है, पहले तो ये आप सेरेमनी देख ही लो। जब बात चली है तो मोदी जी बैठे हुए, मोदी जी देखो टाइम निकाल कर स्पेशली आए और ये बैठे हैं यहाँ पर। और ये हैं उसके चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा, और ये गवर्नर होंगे जो इनको ओथ दिलवा रहे हैं, राइट। गवर्नर ऑफ द स्टेट ओथ दिलवाते हैं सीएम को, और ये मोदी जी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, डन। तो खैर अब आपको दिखाते हैं मैप हिंदुस्तान का। तो आप देख लो, ये है मेघालय। पहले इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर वाला मेघालय है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी से मैंने इसको शो करा है। ये वाला, ये जो देख रहे हो ना आप, ये मेघालय है, राइट।
अब आप देखो ये किस किस को टच कर रहा है, आसाम एक, करेक्ट, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो मेघालय, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो मेरे ख्याल से आंसर तो उज्जवल का सही था, उज्जवल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मेघालय अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आसाम ने कवर किया हुआ है और सिर्फ एक ही स्टेट को टच कर रहा है। भाई वास्तव में सैल्यूट है उज्जवल को, मिस्टर उज्जवल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड उज्जवल, एंड करेक्ट, बिल्कुल सैल्यूट। मुझे ऐसा लगा था शायद आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन थी, एंड वेरी गुड, लेट मी क्लैप, गुड वन। सो ठीक है, आसाम जो है वो पूरा उसने कवर किया हुआ है मेघालय को चारों ओर से, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो तो फिर ये पूरा बांग्लादेश को टच कर रहा है मेघालय, करेक्ट, ओके, वेरी गुड उज्जवल, ठीक है, डन। अच्छा, तो ये रहे हमारे दो क्वेश्चन, एंड देखो बाकी स्टूडेंट भी प्रणाम कर रहे हैं, शायद तोप नहीं है, वरना 21 तोपों की सलामी उज्जवल हम आपको देते हैं आज। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो फिर से एक और मॉक ड्रिल डिस्कस कर लेते हैं फरवरी में। अभी तक हमने वरुण एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी, एक्सरसाइज डेजर्ट 8, और 2-3 एक्सरसाइज हमने और डिस्कस की। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर से एक और फेमस एक्सरसाइज जो हम, और हाँ हमने वो भी तो डिस्कस करी थी ना, जो हमने जापान के साथ करी थी, वीर वीर गार्डियन, लेकिन फ्रांस के साथ एक और हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज फ्रिंज ईएक्स, यानी फ्रांस इंडिया एक्सरसाइज, राइट, फ्रांस इंडिया एक्सरसाइज, और ये कहां पे हो रही है, केरला में, केरला, करेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, नई एक्सरसाइज है, इसी साल हमने इसको कंडक्ट किया, और इसके अलावा और भी एक्सरसाइज फ्रांस के साथ, और वो है वरुण। तो ठीक है, एक्सरसाइज क्यों होती है, क्या पर्पस है, वो हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं मार्च में कोई इंपॉर्टेंट डेज अगर हमारी रेंज में आ रहा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है यार सभी को पता होगा, ये नहीं पूछता, कुछ अलग हट के पूछता हूँ, राइट। तो इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आने के चांस कम है। इसके साथ साथ एक पीस डे भी, इंटरनेशनल पीस डे भी इस दिन होता है, तो एटलीस्ट वो भी आप याद रखना, पीस डे एंड वुमेन्स डे, राइट। तो इसलिए आप इन दोनों को याद रखना, अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लेना, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, खैर कोई खास बात नहीं, नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फिर से एक और फेस्टिवल मणिपुर का, तो बड़ा कलरफुल फेस्टिवल है, योशैंग या याओशैंग। तो याओशैंग फेस्टिवल जो है वो मणिपुर का फेस्टिवल है, जिसकी कैपिटल है इम्फॉल, एंड मणिपुर को भी एक बार जरा हम अपने मैप में देखते हैं, फिर जरा इसके फेस्टिवल को देखते हैं कि क्या है फेस्टिवल। वैसे मणिपुर को जरा इस मैप पे देख के तो बता दो, देख के बता दो चलो। और ये उज्जवल से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि उज्जवल का तो भाई बहुत कमांड है, और उज्जवल ने तो मेरे से भी ज्यादा उज्जवल को पता है सेवन सिस्टर के बारे में। ईशान राणा, ईशु भारद्वाज और जानवी और जिया से पूछ लेते हैं कि कितने स्टेट को टच कर रहा है मणिपुर, जरा देख लो और बता दो, हाउ मेनी स्टेट्स मणिपुर टचिंग। ओके, सो लव्या ने बोला 3, रिया शर्मा 3, सुरभि ने देख के बोला 4, अनुभव ने बोला 3। देखो भाई, अगर देख के भी गलत बोलोगे ना तो उज्जवल को तो फिर बड़ा बुरा लगेगा, वो कहेगा बताओ ये देख के भी गलत बताते हैं। तो वेल, देखते हैं आप लोग सही है गलत। तो मेरे ख्याल से एक ये टच कर रहा है मिजोरम को यहाँ पे, है ना, और एक ये टच कर रहा है नागालैंड को, और मणिपुर टच कर रहा है मेरे ख्याल से असम को। तो मुझे लग रहा है कि खाली 3 ही स्टेट्स हैं बस, राइट। एक जोत का भी कहना सही है कि 3 है, तो ठीक है, मणिपुर 3 स्टेट्स को टचिंग है। तो सेवन सिस्टर पे ना थोड़ा आपका कमांड होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए, अब इंडिया में रहते हैं तो अपने स्टेट का तो पता हो, राइट। तो देख लेते हैं हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना। तो मिजोरम है बिल्कुल, आसाम है, और नागालैंड है, और अरुणाचल प्रदेश तो नहीं टच कर रहा है, कि स्टूडेंट कह रहे हैं सर एपी भी है। तो मणिपुर के 3 ही स्टेट है, 1 2 3, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, करेक्ट। चलो ठीक है, अब आते हैं उसके फेस्टिवल पे, कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर का। अब ये कल्चरल फेस्टिवल थोड़ा होली से रिलेटेड है, और थोड़ा रंग बिरंगा फेस्टिवल है,
और ये जितने भी इनके कल्चरल फेस्टिवल होते हैं इनके लोकल डिएटीज जो है उनसे रिलेटेड है। अब ये क्या फेस्टिवल है, खैर अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बस आपके लिए इतना काम का है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो वही जैसे मैंने बोला होली से रिलेटेड है, और फुल मून के समय ये फेस्टिवल होता है, साल में एक बार होता है। इसमें बच्चे थोड़ा सा कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, और जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो राउंड राउंड ऐसे कुछ डांस इनका होता है। तो इनका एक फेमस डांस है, इनका कल्चरल डांस है, वो इस समय ये लोग करते हैं, राइट। सो नियति, a typical Meitei dance called the Thabal Chongba involves boys and girls dancing in a circle on an open field, correct? तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो याद रखो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बस हाँ इतना याद रख लेना कि ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर है, मणिपुर, राइट। और मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल एंड टचिंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन कर्नाटका। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर मैं लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं तो कुछ आइडिया है, मतलब एक प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, जनरली हम सब ने प्लेटफॉर्म बचपन से हम लोग ट्रेन में सब सफर ट्रेवल करते आ रहे हैं, और इससे पहले इंडिया का कोई लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, एक जोत ने बोला गोरखपुर। अच्छा ठीक है, तो इससे पहले जो है गोरखपुर, एक जोत का कहना है वो था। लेकिन मैंने जनरल बस एक क्वेश्चन ऐसी लमसम आइडिया पूछना चाह रहा हूँ, वैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ जनरली कितनी होती होगी लमसम, मतलब अगर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मैक्सिमम कितना होगा ये, किलोमीटर की अगर बात करूं, मैं किलोमीटर में पूछ रहा हूँ। और वैसे जनरली 700 मीटर अभी किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, तो ठीक है देखते हैं। जानवी खुराना, जिया या कृष्ण नारंग में से अगर कोई आंसर दे। ओके, सो एक जोत का थोड़ा कमांड है मुझे प्लेटफॉर्म पे, मुझे लगता है इन्होंने कोई पीएचडी कर रखी है। और लव्या ने बोला 750 मीटर। ठीक है, ठीक है लव्या, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हिंदुस्तान तो क्या, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मीटर 1256 से लेकर 1500 मीटर। 1500 मीटर का मतलब आप समझ जाओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1500 मीटर का मतलब लमसम 1.5 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है ये कर्नाटका के हुबली में, राइट। तो दैट्स वाई वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन करी है, अगर आप देखोगे तो, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे कि पीएम मोदी अनवेल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली धारवाड़। It is to be noted that Indian Railways Southern Western Railway Zone Hubli is now registered the Guinness Book of World Record में भी इसको मेंशन कर लिया। और इससे पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश सेकंड लॉन्गेस्ट एंड कोल्लम केरला का थर्ड लॉन्गेस्ट। तो ये वर्ल्ड के 1 2 3 हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है ये। तो फर्स्ट नंबर पे अपना अभी हुबली धारवाड़, सेकंड नंबर पे गोरखपुर और थर्ड पे कोल्लम। तो कोई बात नहीं, आप 2 और 3 को छोड़ो, हमें नहीं याद करना, हम बस इतना याद रखेंगे कि अभी हुबली धारवाड़ कर्नाटका, दैट्स ऑल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटका की कैपिटल तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगी, है ना, नो डाउट एट ऑल कि मैं इस क्वेश्चन को पूछूं। लेकिन फिर भी कर्नाटका की कैपिटल अगर आपको पता है तो वो है बेंगलुरु। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बेंगलोर में किसी बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस का सेंटर है क्या, कोई हेडक्वार्टर हो? कृष्ण नारंग, ग्रेसी, इकजोत या मिस्टर गुलाटी अगर बताएं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जानते हो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में हो और हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हो। यस, दिया अरोड़ा भी अगर चाहे तो आंसर दे सकती है। ओके, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड इकजोत, वेरी गुड दिव्या, करेक्ट है। मैं सोचा था कि पता नहीं यार आप लोग आंसर दे पाओगे या कहीं भूल भूल तो नहीं गए। बिल्कुल राइट आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसरो का ओरिजिन हुआ था 1969 में हमने इसरो को लॉन्च किया था, राइट। वैसे आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग को आइडिया है हिंदुस्तान का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया
जो इंडिया ने फ्लाइट ऑफ करा हो, कुछ आइडिया है आपको? कभी आपने किसी अपनी एनसीईआरटी बुक में कभी पढ़ा हो? क्षितिज ने बोला है, भूमि गुप्ता को भी आइडिया है, और एक जोत सिंह ने भी आंसर दिया है। अच्छा, और सौरभ का भी आंसर आ रहा है। और अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे पूछूं जानवी खुराना से या निष्ठा से, अगर मैं पूछूं कि क्या ये जो आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट ये सही है या कुछ आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहती हो? निष्ठा, परिधि कालरा, साक्षी, तो बिल्कुल करेक्ट है आप सबके आंसर, वेरी गुड। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट 1975 में, पता है क्या हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी मैं बताता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। असल में क्या हुआ कि जब हम लोग फ्री हुए ना, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया, ये उस समय के दो बड़े गुंडे, ये बहुत बड़े कंट्री उस समय के, मतलब यूएसए और यूएसएसआर, इनका डंका बजता था। जब हम लोग आजाद हुए ना, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास आ गए। अब ये दोनों खुद आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते थे, तो इनको लगता था कोई भी कंट्री नया फ्री हो ना, उसको अपने पाले में डालो। अब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये आवाजें लगाने के, भाई साहब इधर आ जाओ, ये कहने के भाई साहब हमारे ग्रुप में आ जाओ। ये कैपिटलिस्ट कंट्री का ग्रुप है यूएसए, और यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री का ग्रुप था, ये दो ब्लॉक्स थे। तो खैर हमने तो डिसाइड करा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, और इसीलिए हमने बनाया था नैम, नॉन अलायंस मूवमेंट। आपने अपनी एनसीईआरटी में शायद पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। सुना है कभी आप लोगों ने नैम? निष्ठा, जानवी, कभी आपने सुना है नैम, नॉन अलायंस मूवमेंट? राइट। तो इंडिया का एक ये ग्रुप था जिसमें हमने कहा कि हम ना तो यूएस में ना यूएसएसआर में, हमारा एक थर्ड ग्रुप बनेगा नैम। तो यूएसए हमारे पास आया, कहने लगा सर कोई सैटेलाइट वेटेलाइट बनाओ अपना। हमने कहा सर ये क्या होता है? कहने लगे सर ये ऊपर से जाके फोटो खींच के बताएगा आपको कि आपकी जमीन के नीचे कहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है। हमने कहा इतनी दूर से कोई फोटो खींच लेगा? कहने लगे हाँ सर हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप लो हमसे टेक्नोलॉजी। तो हमने कहा सर ठीक है, लेकिन पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। तो यूएस ने कहा सर टेंशन नहीं लेनी, पैसे कौन मांग रहा है, देते रहना खाते कमाते, लोन ले लो आप हमसे। हमने कहा ठीक है सर दे दो फिर लोन। तो हमने लोन वोन लेकर अपना एक सैटेलाइट बना दिया जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब जब आर्यभट्ट बन के रेडी हो गया, तो हमने कहा यार इसको भेज के कौन आएगा? तो हमने फिर इन कंट्री से पूछा, हमने कहा सर वो भिजवा देते ऊपर, क्योंकि इसको भेजना जरूरी है। अब ये बना तो दिया, और बिना भेजे तो ये पैसा वेस्ट है, अब इसे लगाएंगे कहाँ? छत पे लगा के कोई डीटीएच तो है नहीं ये फोटो खींचेगा, भेजना इसे स्पेस में है। तो इन कंट्रीज ने बोला हमसे, कहने हाँ हाँ सर बिल्कुल भिजवा देंगे, हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स हैं, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो सर अलग अलग टाइप की गाड़ीज हैं हमारे पास, ये गाड़ियां, ये व्हीकल्स जो है ऊपर जाएंगे और ये ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है सर, वो जो आपने हमें लोन दिया था उसी में लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है क्या? कहने के नहीं नहीं सर, $1 बिलियन आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो हमने कहा यार बड़े चालाक है, फंसा दिया हमें, पहले तो बनवा दिया और अब बिना भेजे ये पैसा भी वेस्ट है। तो हमने कहा ठीक है सर दो फिर लोन दो दोबारा हमें, क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ हैं। तो हमें लगा यार बड़ा एक्सपेंसिव काम है, पहले तो बनाने के लिए लोन लो, फिर भेजने के लिए लोन लो। और आपको पता है ये शायद आप लोग को आइडिया नहीं होगा, ये एक गाड़ी एक ही सैटेलाइट भेजकर आती है, ये दोबारा नीचे नहीं आती, ये भेजने के बाद ये गाड़ी स्पेस में खो जाती है। तो इसलिए बड़ा एक्सपेंसिव काम है ये, क्योंकि वो पूरी कॉस्टिंग आपसे ले लेगा विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट। अगर उसने 1 CR की गाड़ी बनाई तो वो आपसे लेगा 2 CR, क्योंकि 1 करोड़ तो उसके वेस्ट हैं, वो एक गाड़ी वन टाइम यूज है ये। तो फिर उसके बाद हमने इसरो को बनाया, और हमारे इसरो ने ये सब गाड़ी जो है डिजाइन करी। हम इनके यहाँ पे गए चुपके से, हमने इनकी बड़ी तारीफ करी, हमने कहा सर कमाल है, गाड़ियां बना रखी, दिखाओ जरा। जैसे ही इनका ध्यान इधर उधर हुआ, हमने 2-3 फोटो वोटो खींची, हमारे साइंटिस्ट बेचारे आते थे, बड़े एक्सपेरिमेंट करे। लेकिन आज आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इसरो टॉप 5 कंट्रीज में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हमारे अपने हैं, हम खुद अपने दम पर अपने सैटेलाइट भेजते हैं। तो ये इंडिया की गौरव गाथा है। पिछले 50 सालों में इसरो ने बहुत ही, जिसे कहते हैं ब्रिलियंट काम किया, और हिंदुस्तान को सैटेलाइट मार्केट में लॉन्च कर दिया। करेक्ट। तो खैर ये इसरो की बात थी, और बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, होप आप लोग को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर।
ये इंपॉर्टेंट न्यूज है एससीओ, और मेरे ख्याल से एससीओ को डिस्कस करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूं। एससीओ की फुल फॉर्म अगर कोई बताए कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अंश अनुभव से, ये मेरा क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ विहान परूथी से, एंड वैभवी, सुरभि, सौरभ, इन सब से। SCO stands for and how many members in this organization? इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर है? सो जोत सिंह ने बोला है सर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अनुभव ने बोला है। ठीक है, SCO तो खैर हम अपने इंडिया टू होस्ट SCO, तो इसका मतलब SCO एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एंड साक्षी ने बोला है 8 मेंबर्स। ठीक है, करेक्ट है। तो वेल हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे मैंने मेंशन ही करा हुआ है कि कितने मेंबर है इसमें। पहले 6 थे, बाद में इंडिया और चाइना ऐड हुए, तो इंडिया एंड पाकिस्तान, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये कंट्रीज हैं। एंड इसकी मीटिंग हुई वाराणसी में, वो इम्पोर्टेंट भी है बिल्कुल। वाराणसी हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है वाराणसी। वैसे वाराणसी के बारे में कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी वाराणसी के बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी धमाकेदार न्यूज या कोई पुरानी न्यूज, कोई ट्रेडिशनल बात आपको पता हो, कोई बता सकता है? जो भी आपको पता हो वाराणसी के बारे में। हिति, ईशान राणा एंड ईशु भारद्वाज से मेरा क्वेश्चन है वाराणसी के बारे में कुछ भी। काशी टेम्पल, ओके। एक जोत सिंह ने बोला है कि सर यहाँ पे काशी टेम्पल्स हैं, ठीक है। सौरव ने बोला बनारसी पान के लिए बहुत फेमस है। यस, करेक्ट है, वेरी गुड सौरभ। मैं अभी पिछले हफ्ते ही बनारस गया हुआ था, मेरे लेक्चर्स थे वहां पे, और वास्तव में मैंने बनारसी पान खाया। वो बनारसी पत्ता बड़ा स्पेशल होता है वो। And river Ganges river, I took holy dip in Ganges river. Yes, correct है यश and क्षितिज। यस, साक्षी, गंगा, यहाँ से गंगा के घाट है, 84 घाट है यहाँ पे बड़े फेमस। पहला घाट है नमो घाट, लास्ट है 80 घाट, उसका नाम ही 80 है, वैसे है वो 84। तो मैंने बोट से वो सारे घाट घूमे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं देखना चाह रहा था, वो शायद आप में से कोई बता नहीं रहा। तो खैर मैं बनारस के बारे में 2 बातें। द अल्टीमेट पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर हिंदूज फॉर एजेस, यस, वेरी गुड एकजोत। एंड मॉस्क भी है वहां पे, यस, वो मैंने मॉस्क भी देखी। जिस मॉस्क को लेके भी इशू चल रहा है, वन ऑफ द रिलीजियस प्लेस ऑफ हिंदू। और यस के सामने नंदी। मणिकर्णिका घाट है यहाँ पे बड़ा फेमस, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है दाह संस्कार करने आते हैं मणिकर्णिका घाट में। 24 आवर्स वहाँ पे अस्थियां जो है वो डेड बॉडीज जलती रहती हैं। खैर ये सब बातें तो चलो है, मैं काम की बात तो ये देखना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी है ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनारस से ही इलेक्शन लड़ते हैं, और पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन 2014 और 2019 का उन्होंने बनारस से ही फाइट किया। क्या ये सब आप लोगों को पता है ना? नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी है ये, करेक्ट। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बनारस इंडिया का, ओके, थैंक यू ज्योत। सो नरेंद्र मोदी, क्योंकि ना मैं जब अभी गया तो मैंने वहां पे रिक्शा वाले, ऑटो वाले, थोड़ा सा मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्वे भी करना था, तो मैंने वहां पे पूछा लोगों से, तो वो कहने लगे कि बिल्कुल चेंज आया है। 2014 से पहले का बनारस और अब के बनारस में काफी फर्क है, और काफी डेवलपमेंट हुआ है। वो क्रूज व्रूज भी चलने लग गए, मैंने उस क्रूज में भी ट्रेवल किया गंगा में, और काफी सुंदर है वो क्रूज। एंड घाट वाट काफी सुंदर, नीट एंड क्लीन हो गए, पहले बड़ी गंदगी होती थी, बहुत अच्छे हो गए। और काशी विश्वनाथ टेम्पल है। लेकिन खैर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, बनारस और वाराणसी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले साक्षी। असल में एक रिवर है वरुण, वरुण रिवर, वरुण। तो वहां पे ना एक रिवर थी वरुण, राइट। और एक रिवर थी वहां पे 80, 80 रिवर थी। तो ये दोनों रिवर जहां पे मिलती थी ना, उस जगह का नाम पड़ गया वरुण 80। आप समझ गए, वरुण 80, और वो आगे चल के बन गया वाराणसी, राइट। तो पुराने टाइम में
इसका नाम, ये कभी काशी महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी वाराणसी। और ये वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि वरुण और अस्सी रिवर जहां पे मिलती थी ना, वहां पे ये जगह थी, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया वाराणसी। और बाद में फिर इसका नाम पड़ा बनारस। बनारस, राइट। और हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट सिटी इसको कहा जाता है, सबसे पुराना शहर, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज बनारस। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एंड इट इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बनारस। And right now, for current affairs point of view, we discuss that India to host SCO tourism ministers meet इन वाराणसी, करेक्ट। तो बनारस और वाराणसी एक है, पहले पुराना वाराणसी था, फिर बनारस हुआ, और अभी बनारस के नाम से ही फेमस है, लेकिन मॉडर्न टाइम में फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम वाराणसी रख दिया। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूज कवर अप करते हैं जल्दी से, फिर आई विल आस्क सम एमसीक्यूज। तो एलआईसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैं अभी एक लास्ट न्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लास्ट टू न्यूज। एलआईसी के बारे में तो मैंने आपके साथ एमसीक्यू में डिस्कस कर लिया था। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन बने, एंड एलआईसी का जो ओरिजिन है लव्या, वो हमने 1956 डिस्कस किया था, करेक्ट। एंड अंग्रेजों के समय नहीं, आजादी के बाद हमने इसको बनाया, और गवर्नमेंट ओन्ड, स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, करेक्ट। तो इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक चीज पूछूं आपसे, अगर आपको, ये तो एलआईसी की बात होगी, चलो अगर आपको अपने घर गाड़ी मकान दुकान, ये तो खाली लाइफ इंश्योरेंस करती है, तो गवर्नमेंट की कोई इंश्योरेंस कंपनी, जैसे ये एलआईसी लाइफ का करती है, ऐसे आपको अगर अपने घर गाड़ी मकान दुकान का कोई इंश्योरेंस करवाना हो, तो गवर्नमेंट की कोई कंपनी है क्या? यस, ग्रेसी, हिति, ईशान, ईशु भारद्वाज, परिधि कालरा, उज्जवल, ठीक है, न्यू इंडिया, आईडीके, आरबीआई। आरबीआई तो थोड़ी ना करता है इंश्योरेंस, वो तो बैंकिंग सेक्टर है। यूनाइटेड इंडिया, ओके, करेक्ट। हाँ तो ठीक है, ये जितने भी आपके नेशनल इंश्योरेंस, करेक्ट, वेरी गुड, राइट क्षितिज, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करेक्ट है, करेक्ट है, राइट। और करेक्ट है, और इन सब का जो हेड है वो कौन है? जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी ये जितनी भी गवर्नमेंट आपने नाम लिखे हैं, ये बिल्कुल ये गवर्नमेंट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इनका जो रेगुलेटर है वो कौन है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जीआईसी। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, तो आप मैं इसे ऐसे कैटेगराइज कर देता हूँ, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस करती है और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस करती है। एलआईसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी और जीआईसी भी गवर्नमेंट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपके घर गाड़ी दुकान मकान का। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनीज है, policybazaar.com पे आप जाओ तो 50+ कंपनीज आपके घर गाड़ी मकान दुकान का इंश्योरेंस कर देंगी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं अपनी लास्ट न्यूज पर। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो 2-3 अवार्ड्स बहुत फेमस हैं लिटरेचर के, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेचर का प्राइज है नोबेल प्राइज, जो लिटरेचर की फील्ड में भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में मिलता है, करेक्ट। नोबेल प्राइज आपको पता होगा कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी, डायनामाइट। तो करेंगे किसी क्लास में डिस्कस नोबेल प्राइज को। तो अगर मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, तो मेरा ड्रीम होगा कि मुझे नोबेल प्राइज मिले एक दिन। अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता, तो अगर मैं इंडियन हूं, तो मेरा ड्रीम होगा कि मेरे को सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, एटलीस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, ये कुछ अवार्ड लिटरेचर के बड़े फेमस है। तो इंडिया के लिटरेचर की फील्ड में अगर आप इंडियन ऑथर हैं, तो आपके लिए 3 अवार्ड आपके ड्रीम होंगे। क्या क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, व्यास अवार्ड, करेक्ट। तो अभी इस मार्च मंथ में सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दिए गए। मैं आपको व्यास सम्मान बता रहा हूं। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागल खाना, इनकी एक बुक है उसके लिए। एंड व्यास सम्मान इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू इंडियन लिटरेचर। तो इंडिया के लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ज्ञानपीठ, देन व्यास एंड देन सरस्वती सम्मान। ये इंडिया के 3 1 2 3 लिटरेचर के अवार्ड है।
करेक्ट है। और ये अवार्ड व्यास सम्मान भारत सरकार नहीं देती, के बिरला फाउंडेशन देती है। टाटा बिरला, आपने नाम सुना होगा ना, बिरला एक बहुत बड़ी कंपनी है, आदित्य बिरला, जिनका आइडिया टेलीफोन सिम, हम लोग मोबाइल सिम यूज करते थे, तो बिरला फाउंडेशन है। और फर्स्ट व्यास सम्मान 91 में इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें 1 लाख रुपीज ये देते हैं, और उस साल जिसने बहुत अच्छी कोई बुक या नॉवेल लिखा हो उसको बिरला फाउंडेशन अपनी तरफ से अप्रिशिएट करती है। तो इस बार का व्यास सम्मान किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान फॉर बुक पागल खाना। करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट, अभी हमने मार्च के कुछ पॉइंट्स कवर अप किए हैं, एंड होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जितने भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, और उसके बाद फिर मार्च करंट अफेयर्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन एंड करते करते फिर से हिंदुस्तान की ग्लोरी को एक बार फिर से ग्लोरीफाई कर लेते हैं। एंड ऑस्कर 2023 आरआरआर नाटो नाटो वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड, जिसके लिए मैंने कल आपको पटकी दे दी थी, धप्पा कर दिया था मैंने आपको जब मैंने उस एमसीक्यू में डाला था 2022, जबकि 2023 नाटू नाटू। करेक्ट। तो ये है इसके सिंगर और कोरियोग्राफर, लिरिक्स एंड म्यूजिक M केरावानी। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को ऑस्कर मिला, जिसके जो ड्रीम होता है हमारे बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, इन सभी का। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से होप, क्या मैं कुछ एमसीक्यूज पूछ लूं? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं एमसीक्यू पर चलता हूँ। विहान, यश, उज्जवल, रेडमी, रिया, मनस्वी, निष्ठा, क्षितिज, लव्या, should I ask questions or any doubt? Okay, thank you, रिया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो जो पॉइंट्स रिमेनिंग है वो हम कल डिस्कस करेंगे मार्च करंट अफेयर्स के। एंड यस 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 आते हैं। Okay, so this is question number 1. So please try to give the answer. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, अनुभव प्लीज मेंशन करना जब आप आगे आंसर दोगे। वेल अभी तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि आप सब फर्स्ट का ही आंसर दे रहे हो। सो भूमि गुप्ता, मनस्वी ने आंसर दिया है, लव्य ने आंसर दिया है, एंड सौरभ, ईशान राणा। ओके करेक्ट, ठीक है डन। तो देखते हैं अब आप लोग के आंसर सही है या गलत। तो वेल, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी बिल्कुल साउंड गुड है। इट वाज एस्टैब्लिश 2017। अच्छा तो ठीक है, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मतलब अगर मैं बीइंग स्टूडेंट इसको हैंडल करूं, लेकिन ये तो मेरे लिए बिल्कुल ब्लंडर है कि टर्की तो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, ये तो टी से थाईलैंड था कोई, है ना। और टर्की कहाँ, बे ऑफ बंगाल कहाँ? और बाकी स्टूडेंट तो बोल रहे हैं कि सर 1997, बिल्कुल हमने डिस्कस करा भी है क्लास में 1997। तो मेरे ख्याल से हमने तो तीनों पॉइंट ही डिस्कस कर लिए। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, एंड ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग 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 करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से ए ही आंसर बैठता है, और आप सबने ए आंसर ही दिया है। तो बिल्कुल वेरी गुड, एंड करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, और आप लोग को ईयर भी याद है, ये भी आई फील वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ध्यान से सुना था ये पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Okay, so Lavya 2D and Mr. Gulati, Bhumi Gupta, Manaswi,
एंड विहान पुरुथी भी आंसर दिया है, हिति, सौरभ, ग्रेसी। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। वेल, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर। ओहो, ब्लंडर है ये तो, इंडिया तो एक्सपोर्टर नहीं है। एंड सिप्री स्टैंड्स फॉर स्पेन इंटरनेशनल पीस रिसर्च। ओहो, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 बोथ रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा नन, डी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट है ना? क्योंकि इंडिया इंपोर्टर है और सिप्री है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम का स्वीडन होगा, स्पेन की तो कैपिटल मैड्रिड है, तो इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया। वेरी गुड, करेक्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, गुड वन। एंड यूएसए, मनस्वी सूद ने यूएसए लिखा है, क्यों लिखा? हाँ, यूएसए एक्सपोर्टर है, यस करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यस। ओके, सी अनुभव, तो मिस्टर गुलाटी सी, अनुभव सी, एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? दिया अरोड़ा सी, ओके, एंड भूमि गुप्ता सी, ओके, जानवी खुराना सी, ओके, एंड मिस्टर लव्या, लव्या का आंसर सी है। मनस्वी सूद ने आंसर दिया है सी, एंड क्षितिज का आंसर सी है, ठीक है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, तो ज्ञान चतुर्वेदी अवॉर्डेड व्यास सम्मान 2022 फॉर पागलखाना, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो ईयर को लेके, ठीक है। द व्यास सम्मान इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन इंडियन लिटरेचर, ये तो करेक्ट है, ठीक है, डन लग रहा है ये तो। अच्छा, एंड दिस अवार्ड वाज गिवन इन 1991 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, के बिरला फाउंडेशन देती है, तो भारत सरकार का ये अवार्ड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। एंड द फर्स्ट व्यास सम्मान वाज गिवन इन द ईयर 1991 बाय रामविलास शर्मा, ठीक है, ये बात तो हमने करा ही है डिस्कस। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंटली 2 और 4 तो करेक्ट है, और अगर 2 और 4 करेक्ट हैं तो वो आ रहे हैं सी और डी में, और थर्ड अगर गलत है तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर बैठेगा सी। हाँ ठीक है अनुभव, तो वेरी गुड अनुभव, अगर 2002 ही है तो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो 1 2 4, सो 1 2 4 एंड द राइट आंसर इज सी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अब जल्दी से मेरे को बताओ कितने स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर है 3 आउट ऑफ 3, यस। सो 3 आउट ऑफ 3 वाले स्टूडेंट्स कौन कौन है? तो मेरे ख्याल से लव्या, मनस्वी, ओके वेरी गुड, हिति के 2 ठीक है, करेक्ट करेक्ट, क्षितिज के 3 है, दिया अरोड़ा के 3 क्वेश्चंस ठीक है, मार्च करंट अफेयर्स के। चलो वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच अनुभव, वेरी गुड अनुभव, एंड थैंक यू वेरी मच। होप आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनवरी फरवरी मार्च करंट अफेयर्स में आ गया होगा, यानी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग को ऑप्शंस देख के जरूर क्लिक कर जाएंगे आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो एंड विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। Thank you, sir.